नमस्कार साथियों, मैं रोहित शर्मा स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल पे। दूसरे पार्ट अम्ल क्षारक एवं लवण के बाद में आज अपन तीसरा पार्ट शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है धातु एवं अधातु। कक्षा 9 में हमने तत्वों का वर्गीकरण पढ़ा था और हमने जाना था कि तत्व कौन कौन से होते हैं। हमने जो हमने ये वाला कोर्स शुरू किया 10वीं का, इसके पहले भी हमने 1 से लेकर के 20 तक के तत्वों को जाना था। आज हम उनको डिटेल में जानने जा रहे हैं कि उनमें से धातुएं कौन सी है, अधातुएं कौन सी है और उपधातुएं कौन सी है। क्योंकि हमारी जो आवर्त सारणी है जिसमें तत्वों का वर्गीकरण कर रखा है, उसमें तत्वों को 3 अलग अलग भागों में बांट रखा है, वो है धातु, अधातु और उपधातु। तो आज अपने तीसरे पार्ट के अंतर्गत अपन धातु एवं अधातु के बारे में जानने वाले हैं। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि धातुएं क्या होती है, धातुओं के गुण क्या होते हैं। उसके बाद में हम ये जानेंगे कि अधातुएं क्या होती है, अधातुओं के गुण क्या होते हैं। तो सबसे पहले आइए हम जानते हैं धातुओं के बारे में कि धातुएं होती क्या हैं। तो धातुओं के यदि भौतिक गुणों के बारे में चर्चा की जाए, धातु के बारे में यदि जाना जाए, तो धातुओं के जो सामान्य जानकारी वो ये है कि ये कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। यदि आप इनको देखेंगे तो अधिकतर जो धातुएं हैं वो आपको कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में मिलेगी, अर्थात इनकी जो भौतिक अवस्था रहती है वो ठोस अवस्था रहती है। तो ये कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होती है, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें कि इनका दूसरा भौतिक गुणधर्म क्या है, तो ये चमकदार होती है। धातुएं जब अपने शुद्ध रूप में होती है तो ये चमकदार होती है, ठीक है। और इनके इस चमकदार होने को ही धात्विक चमक कहा जाता है कि धातुएं अपनी शुद्ध अवस्था में चमकदार होती है और इनके इस गुण को क्या कहा जाता है, धात्विक चमक कहा जाता है, ठीक है। तो धातुएं शुद्ध अवस्था में चमकदार होती है, इस गुण को धात्विक चमक कहा जाता है। तीसरे यदि भौतिक गुण की अगर हम बात करें तो ये आघात वर्धे होती है, अर्थात यदि इन्हें हथौड़े से पीटा जाए या इन पे किसी हथियार से इन पर चोट की जाए तो ये चादर के रूप में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात इनको पीट पीट कर चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इनका यह गुण आघात वर्धनीयता कहलाता है। आघात का मतलब चोट करना होता है और वर्धनीयता का मतलब बढ़ना, अर्थात चोट करने पर जो बढ़े वो आघात वर्धे। तो धातुओं के अंदर आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, अर्थात ये आघात वर्धे होती है। यदि इनके ऊपर चोट की जाएगी तो ये फैल जाती है, चादर के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो ऐसी कौन सी धातुएं हैं जो सर्वाधिक आघात वर्धे होती है? तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि सर्वाधिक आघात वर्धे धातु सोना एवं चांदी होती है, अर्थात ये धातुएं ऐसी है यदि इनके ऊपर हथौड़े से चोट की जाए तो सर्वाधिक फैलेंगी। तो सोना एवं चांदी सर्वाधिक आघात वर्धे धातुओं की श्रेणी में आते हैं। इनके बाद में धातुओं का जो अगला गुण होता है वो होता है तन्यता, अर्थात धातुओं को खींच करके पतले तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। धातुओं को खींचकर पतले तार के रूप में बदला जा सकता है और धातुओं का यह गुण तन्यता कहलाता है। धातुओं को खींचकर पतले तार के रूप में परिवर्तित करना तन्यता कहलाता है, ठीक है। और सर्वाधिक जो अगर तन्यता वाली धातु की अगर हम बात करें कि सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी होती है, अर्थात ऐसी धातु जिसको हम खींचे और वो आसानी से खींचे, तो याद रखिएगा सर्वाधिक तन्य जो धातु होती है वो होती है सोना। सोना सर्वाधिक तन्य धातु होती है। इतनी तन्य धातु होती है कि इसके मात्र सोने के मात्र 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है, अर्थात केवल 1 ग्राम सोना 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकता है। इसलिए इसको सर्वाधिक तन्य धातु माना जाता है, क्योंकि इससे हम 1 ग्राम सोने से ही, मात्र 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। तो धातुओं का अगला अगर हम गुण की बात करें कि धातुओं का अगला गुण क्या है, तो वो है कि ये विद्युत एवं ऊष्मा इनकी सुचालक होती है, अर्थात ये अपने अंदर होकर के ऊष्मा का भी प्रवाह होने देती है और विद्युत का भी प्रवाह होने देती है। आपको पता है लोहा एक धातु है और लोहे में करंट आ जाता है, ठीक है। लोहे में आसानी से करंट प्रवाह कर सकता है, वो आसानी से उसके अंदर होकर के पास हो सकता है। ऐसे ही ये ऊष्मा की सुचालक भी होती है। यदि इनको गर्म किया जाए तो आप देखेंगे कि धातुएं गर्म हो जाती है, पूर्ण रूप गर्म हो जाती है। जब आप घर पे खाना बनाते हैं तो जो तवा है उसको जब आप गैस पे रखते हैं तो संपूर्ण तवा गर्म हो जाता है, अर्थात ये अपने अंदर होकर के ऊष्मा का प्रवाह होने देती है, इसलिए इन्हें सुचालक कहा जाता है। यदि ये ऊष्मा और विद्युत का प्रवाह नहीं होने देती तो उस स्थिति में हम इन्हें कुचालक कहते हैं, लेकिन यदि अपने अंदर होकर के ऊष्मा और विद्युत का ये प्रवाह होने दें तो इन्हें सुचालक कहा जाता है। तो सर्वाधिक सुचालक अगर हम धातुओं की बात करें तो
वो है चांदी एवं कॉपर। चांदी एवं कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे सुचालक होते हैं। और कुचालक की बात करें तो लेड एवं मरकरी ऐसी धातुएं हैं जो अपने अंदर होकर के ऊष्मा का प्रवाह नहीं होने देती है। तो इस तरीके से हमने इनका पांचवा गुण जाना कि ये विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक होती है। इसके बाद बात करें अगर हम कि इनमें ध्वनिकता का गुण पाया जाता है। यदि धातुएं कठोर सतह से टकराएं, आप जिस बेंच पर स्कूल में बैठते हैं, जब आप उसको इधर उधर खींचते हैं या उसके ऊपर यदि आप जोर से किसी सामान को रख दें तो उस स्थिति में उसमें से आवाज उत्पन्न होती है। ऐसे ही अपने घरों में जो बर्तन होते हैं यदि वो गिर जाएं तो वो आवाज उत्पन्न करते हैं। तो याद रखिएगा धातुएं जो होती है वो कठोर सतह से जब टकराएंगी तो आवाज उत्पन्न करेंगी। इनका यह गुण ध्वनिकता या सोनोरस कहलाता है। जब ये कठोर सतह से टकराती हैं तो आवाज उत्पन्न करती है। आपके स्कूल में लगी जो घंटी होती है जिससे आपको पता लगता है कि आपका पीरियड बदल गया, जब उसके ऊपर चोट की जाती है तो वो पूरे स्कूल में सुनाई देती है। तो धातुओं का यह गुण क्या कहलाता है? ध्वनिकता कहलाता है। क्योंकि जब चोट की जाती है आपके स्कूल की घंटी पर तो ध्वनिकता के गुण के कारण ही वो संपूर्ण स्कूल में आवाज उत्पन्न होती है या सुनाई देती है। तो याद रखिएगा इनमें ध्वनिकता अर्थात सोनोरस, ध्वनिकता को क्या कहेंगे? सोनोरस, यह गुण भी इनके अंदर पाया जाता है। अगर इनका अगर हम बात करें सातवें गुण की तो याद रखिएगा इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। आपको पता है, आप 9th क्लास में गलनांक के बारे में पढ़ चुके हैं कि गलनांक क्या होता है? वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई ठोस पिघल करके द्रव बन जाता है। अर्थात आप ठोस से ठोस वस्तु को क्या बना रहे हैं? द्रव बना रहे हैं। मान लीजिए आपको लोहा है, अब लोहा ठोस अवस्था में है, अब आप उसको द्रव में बदलना चाहते हैं अर्थात उसको जल की तरह बनाना चाहते हैं। तो आप सोचिए आपको कितना गर्म करना पड़ेगा, आपको उसका तापमान किस हद तक बढ़ाना पड़ेगा कि वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए। इसलिए याद रखिएगा कि इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। अर्थात इनको आप जब बहुत ज्यादा गर्म करेंगे, इनका तापमान बहुत ज्यादा कर देंगे, तब जाकर के ये क्या कहते हैं? द्रव अवस्था में परिवर्तित होंगी। इसके बाद में याद रखिएगा धातुओं में कुछ अपवाद पाए जाते हैं। अर्थात कुछ धातुएं ऐसी धातुएं हैं जो सामान्य धातुओं से बिल्कुल अलग गुण रखती हैं। तो ऐसी कौन कौन सी धातुएं हैं? जैसे याद रखिएगा, जैसे अपन ने यहाँ देखा कि सर्वाधिक सुचालक कौन सी है? तो चांदी एवं कॉपर, ये ऊष्मा के सर्वाधिक सुचालक हैं। लेकिन दो धातुएं ऐसी भी तो हैं जो कि कुचालक हैं, लेड एवं मरकरी। अब धातुओं का सामान्य गुण तो क्या हो गया कि ये विद्युत और ऊष्मा दोनों की सुचालक होती है। लेकिन कुछ धातुएं धातुओं से भी अलग गुणधर्म रखती हैं, जैसे कि लेड एवं मरकरी। ये अपवाद स्वरूप ऐसी धातुएं हैं जो ऊष्मा की सुचालक नहीं होती है। इसके बाद अगर हम बात करें और कौन कौन से अपवाद स्वरूप धातुएं हैं जो कि बिल्कुल अलग गुण रखती हैं, तो देखिए अपन ने सबसे पहला गुण पढ़ा था कि जो धातुएं होती है वो कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होती है। लेकिन याद रखिएगा मरकरी, पारा, मरकरी का प्रतीक क्या होता है? Hg, जिसे हम पारे के नाम से जानते हैं ना। मरकरी जिसे पारद भी कहा जाता है, ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। मतलब जब आप इसे कमरे में रखेंगे, ये कमरे में होती है तो कमरे का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उसके अंदर ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। अन्य धातुएं ठोस अवस्था में होती है। लेकिन अपवाद स्वरूप मरकरी ऐसी धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें कि गैलियम एवं सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है। अर्थात याद रखिए कि अपन ने पढ़ा है कि धातुएं जो धातुएं होती है उनका गलनांक बहुत अधिक होता है। लेकिन गैलियम और सीजियम ये ऐसी धातुएं हैं, यदि आप इनको हथेली पर रखें तो ये हथेली पर ही पिघलना शुरू कर देंगी। तो आपने देखा कहाँ तो लोहे को पिघलाने के लिए आपको काफी ज्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता थी, लेकिन वो भी एक धातु है, लोहा भी एक धातु है। जबकि गैलियम और सीजियम धातु होते हुए भी ऐसी धातुएं हैं कि यदि आप इन्हें आपकी हथेली पर रख लें तो ये वैसे ही स्वतः ही पिघलना शुरू कर देती हैं। तो ये थोड़ा अलग गुणधर्म वाली धातुओं में आ जाती है कि गैलियम और सीजियम अपवाद स्वरूप ऐसी धातुएं हैं जिनका गलनांक बहुत कम होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। क्या आप लोहे को आसानी से चाकू से काट सकते हैं? नहीं काट सकते ना। लेकिन सोडियम, पोटेशियम और लिथियम ये तीनों धातुएं ऐसी हैं और इतनी मुलायम होती हैं कि आप इन्हें आसानी से चाकू से काट सकते हैं। तो ये धातुओं के कुछ सामान्य गुणधर्म थे जिनके अंदर अपन ने जाना कि कुछ धातुएं ऐसी भी होती है जो सामान्य धातुओं से अलग गुणधर्म रखती हैं। धातुओं के बाद में अब अधातुओं के भौतिक गुणधर्मों की बात करते हैं कि
धातुएं एवं अधातुओं में किस प्रकार भौतिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं। तो याद रखिएगा, जो अधातुएं होती है वो धातुओं से बिल्कुल अलग गुणधर्म रखती हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखें तो अगर अधातु की बात करें तो ये सामान्यतः ठोस या गैस अवस्था में पाई जाती है। इनकी अवस्था कौन कौन सी रहेगी, या तो ये ठोस मिलेगी या फिर ये गैसीय अवस्था में पाई जाती है। पहला ये हो गया। दूसरा, धातु के अंदर गुण था कि धातुएं चमकदार होती थी, ठीक है, और अपन ने कहा था कि इस गुण को धातुएं चमकदार होती है, इस गुण को अपन ने धात्विक चमक कहा था। अधातुओं में ऐसा नहीं है, ये चमकदार नहीं होती है। लेकिन जिस प्रकार अपने जो धातुएं थी उसके अंदर अपवाद थे, वैसे ही अधातुओं में भी कुछ अपवाद मिलेंगे। तो पहला गुण है अपने कि जो अधातुएं होती है वो ठोस या गैस अवस्था में पाई जाती है। दूसरा गुण है अधातुओं का कि ये चमकदार नहीं होती है। अब तीसरे गुण की बात करें तो इसमें यह है कि इनमें भंगुरता का गुण पाया जाता है। भंगुरता अर्थात यदि आप इनके ऊपर चोट करेंगे तो ये चूरे के रूप में बिल्कुल परिवर्तित हो जाएगी। जैसे आप कोयले के ऊपर जब चोट करते हैं तो बिल्कुल चूरे में बदल जाता है, वैसे के वैसे ही अधातुओं का गुण होता है भंगुरता, अर्थात जब इनके ऊपर चोट की जाती है तो ये चूरे के रूप में परिवर्तित हो जाती है। वहीं पर जब हम धातुओं के ऊपर चोट कर रहे थे तो वो फैल रही थी, और उसके उस गुण को हमने क्या कहा था, आघात वर्धनीयता, अर्थात आघात करने पर जो बढ़ता है या फैलता है, ठीक है। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो ये विद्युत व उष्मा की कुचालक होती हैं। देखिए, अधातुएं विद्युत व उष्मा की कुचालक होती हैं और धातुएं विद्युत व उष्मा की सुचालक होती हैं। अर्थात अधातुएं अपने अंदर होकर के उष्मा और विद्युत का प्रवाह नहीं होने देती, तो अधातुएं उष्मा व विद्युत की कुचालक होती है। याद रखिएगा, इनका गलनांक व क्वथनांक कम होता है, अर्थात अधातुओं का गलनांक वह क्वथनांक दोनों ही कम होते हैं। क्वथनांक वह तापमान होता है जिस पर द्रव उबलने लगता है, तो अधातुओं का गलनांक व क्वथनांक कम होता है। अब अगर इनके अपवादों की बात करें, जिस प्रकार धातुओं में अपवाद थे वैसे ही अधातुओं में भी अपवाद हैं। तो पहला अपवाद है कि ब्रोमीन जो है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। याद रखिएगा, वैसे तो अधातुएं किस रूप में है, ठोस या गैस रूप में, लेकिन जो ब्रोमीन अधातु है ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये एकमात्र ऐसी अधातु है जिसकी भौतिक अवस्था क्या होती है, द्रव। बाकी अधातुएं ठोस या गैस अवस्था में पाई जाती है। दूसरी अगर हम बात करें तो याद रखिएगा, यहाँ देखिए कि ये चमकदार नहीं होती है, चमकदार नहीं होती है, लेकिन आयोडीन ऐसी अधातु है जो चमकदार होती है। आयोडीन एक ऐसी अधातु है जो चमकदार होती है, बाकी अधातुएं चमकदार नहीं होती है। धात्विक चमक का जो गुण है वो धातुओं में पाया जाता है, अधातुओं में नहीं पाया जाता। लेकिन आयोडीन ऐसी अधातु है जो चमकदार होती है। इसके बाद अगर हम बात करें कि ग्रेफाइट विद्युत व उष्मा की सुचालक होती है। याद रखिएगा, अधातुएं अपन ने ऊपर पढ़ा था कि विद्युत व उष्मा की कुचालक होती है, लेकिन ग्रेफाइट ऐसी अधातु है जो कि विद्युत व उष्मा की सुचालक होती है। और याद रखिएगा, ग्रेफाइट कार्बन का ही एक रूप होता है। ग्रेफाइट जो होता है कार्बन का एक रूप होता है, मैं भी आपको आगे बताने वाला हूं। तो ग्रेफाइट विद्युत व उष्मा की सुचालक होती है। इसके बाद याद रखिएगा कि कार्बन का जो गलनांक है वो उच्च होता है। देखिए, अपन ने यहाँ लिखा था कि इनका गलनांक व क्वथनांक कम होता है, लेकिन अपवाद स्वरूप कार्बन का गलनांक उच्च होता है। तो आपको इनकी भौतिक अवस्थाओं के बाद में ये अपवाद स्वरूप कुछ अधातुएं और धातु के अंदर धातुएं कुछ आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे कि हमने धातु के अंदर पढ़ा था कि कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो पारा। बाकी अन्य धातुएं ठोस अवस्था में होती है, लेकिन पारा ऐसी धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। वैसे अधातुओं में बाकी सारी जो अधातुएं हैं वो ठोस या गैस हैं, लेकिन ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो इस प्रकार कुछ अपवाद स्वरूप मैंने यहाँ पर आपके सामने चीजें लिखी हुई है। याद रखिएगा, मैंने अभी आपको अपर रूप के बारे में बताया था कि कार्बन जो है, कार्बन एक ऐसी अधातु है जो प्रकृति में विभिन्न रूपों में विद्यमान है। इसके अलग अलग रूप जो हैं वो प्रकृति में पाए जाते हैं, मतलब कार्बन के विभिन्न रूप। तो उन कार्बन के विभिन्न रूपों को अपर रूप कहा जाता है, अर्थात कार्बन के अन्य रूप जो कि प्रकृति में विद्यमान है उन्हें हम अपर रूप के नाम से जानते हैं। और कार्बन के अपर रूप 3 हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। याद रखिएगा, कार्बन ऐसी अधातु है जो प्रकृति में विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती हैं।
प्रत्येक रूप को अपर रूप कहा जाता है। और अपर रूप, कार्बन के अपर रूप कौन कौन से हैं? तो हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन, ये कार्बन के अपर रूप हैं। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो सबसे ठोस प्राकृतिक जो पदार्थ है वो हीरा होता है। इस पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे ठोस प्राकृतिक पदार्थ हीरा होता है। तो इस तरीके से आपने धातुएं और अधातुओं के गुणधर्म देख लिए। तो अधातुएं अपने मूल गुणों से कुछ अलग गुण भी दिखा देती है। कुछ उनके अंदर ऐसी धातुएं या अधातुएं होती है जो कि अलग गुण प्रदर्शित करती हैं। तो इस प्रकार आज आपने भौतिक गुण देखे, धातुएं अधातुओं के भौतिक गुण देखें और अपवाद स्वरूप कुछ धातुएं अधातुएं ऐसी भी देखी जो बिल्कुल भिन्न गुण प्रदर्शित करती हैं। धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्मों के बाद में अब हम धातुओं की रासायनिक अभिक्रिया देखने वाले हैं कि धातुएं किस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया करती। तो सबसे पहले हम धातुओं की रासायनिक अभिक्रिया वायु से करवाएंगे कि जो धातुएं होती हैं वो वायु से अभिक्रिया करके किस पदार्थ का निर्माण करती है या क्या नई चीज है जो कि जिसका निर्माण होता है। तो सबसे पहले देखिएगा कि जब धातुओं को वायु में जलाया जाता है, अर्थात धातुओं को वायु में दहन किया जाता है या गर्म किया जाता है, तो उस स्थिति में क्या रासायनिक अभिक्रिया होती है? याद रखिएगा, लगभग सभी धातुएं जो होती है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर के संगत धातु के ऑक्साइड का निर्माण करती है। अर्थात जब धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? धातु ऑक्साइड का निर्माण होता है। जब धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं तब धातु ऑक्साइड का निर्माण होता है। अब यदि हम इनके कुछ उदाहरणों की बात करें तो आप देखेंगे कि जब मैग्नीशियम का दहन किया जाता है, याद रखिएगा मैग्नीशियम एक धातु है, तो मैग्नीशियम का दहन करने पर याद रखिएगा कि जब Mg यानी मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है या इसका दहन किया जाता है तो उस स्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। अर्थात संगत धातु का ऑक्साइड बनता है। कहने का मतलब मैग्नीशियम को जलाया तो मैग्नीशियम का ही ऑक्साइड बनेगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, और मैग्नीशियम का जो दहन है वो चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ में होता है। अर्थात जब इसे जलाया जाता है तो जो ज्वाला उत्पन्न होती है जलने के समय वो चमकदार और श्वेत रंग की ज्वाला उत्पन्न होती है। इस बात को याद रखिएगा। तो इस प्रकार मैग्नीशियम के दहन पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होगा। अन्य धातुएं जैसे एल्यूमिनियम को जलाएंगे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा, या किसी अन्य धातु का जब आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करेंगे तो उस स्थिति में उसी धातु का ऑक्साइड निर्मित होता है। अब आगे बात करें कि जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाएगा तब किसका निर्माण होता है? तो याद रखिएगा, जब कॉपर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, वायु मतलब यहाँ पर अपन को दहन करना है और किसी भी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी मतलब जो लगी हुई आग है उसको बुझा सकती हैं, और ऑक्सीजन किसी भी वस्तु के जलने के लिए आवश्यक गैस है। यदि ऑक्सीजन नहीं है तो वस्तुएं नहीं जलेगी। तभी तो जहां पर ऑक्सीजन का अभाव होता है, ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होती है, उस स्थिति में किसी भी वस्तु को जलाना संभव नहीं हो पाता। तो जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तब क्या अभिक्रिया होती है? तो याद रखिएगा, जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड का निर्माण होगा, यानी कि कॉपर ऑक्साइड। कॉपर को गर्म कर रहे हो तो उस स्थिति में कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में कॉपर ऑक्साइड का निर्माण होता है। याद रखिएगा, जो ये नया निर्मित पदार्थ है ये काले रंग का होगा, तो ये जो कॉपर ऑक्साइड बनेगा आपका, ये काले रंग का पदार्थ बनेगा इस रासायनिक अभिक्रिया में। ऐसे ही यदि तीसरे उदाहरण की हम बात करें कि जब एल्यूमिनियम को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाएगा तो क्या होगा? तो आप सभी जानते हैं कि जब धातु, एल्यूमिनियम एक धातु है और धातुओं को जब वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो धातु ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा, जब एल्यूमिनियम को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाएगा तब किसका निर्माण होता है? तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। Al जो कि एल्यूमिनियम एक धातु है, जब इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो ये जो तीनों उदाहरण थे ये थे आपके धातुओं के दहन के, कि जब धातुओं को वायु की उपस्थिति में दहन किया जाएगा या इनको गर्म किया जाएगा तो उस स्थिति में धातु ऑक्साइड का निर्माण होगा। नीचे मैंने एक समीकरण आपको लिख रखा है, शब्द समीकरण के नाम से अपन इसे जानते हैं, कि जब धातु को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है या इसका दहन किया जाता है तो धातु ऑक्साइड का निर्माण होता है। ऊपर वाली जो रासायनिक अभिक्रिया थी मैग्नीशियम वाली, इसमें आपने देखा कि जो मैग्नीशियम है जब इसका दहन करते हैं तो ये चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ में, मतलब जब इसको जलाया जाएगा तो चमकदार श्वेत यानी सफेद रंग की ज्वाला का इसमें निर्माण होता है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड तो बनता ही है, मतलब जो ज्वाला निकलेगी वो किस कलर की निकलेगी? सफेद कलर की। ऐसे ही जब कॉपर को गर्म किया जाएगा तो उस
स्थिति में काले रंग के कॉपर ऑक्साइड का निर्माण होगा। और ऐसे ही एल्यूमिनियम को जब वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाएगा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का निर्माण होगा। तीनों ही स्थितियों में धातु ऑक्साइड का निर्माण होगा। यहाँ पर धातु ऑक्साइड के रूप में एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड है। यहाँ मैग्नीशियम धातु है और ओ किसको प्रदर्शित कर रहा है? ऑक्साइड को प्रदर्शित कर रहा है। ऐसे यहाँ पर Cu कॉपर एक धातु है और O ऑक्साइड को प्रदर्शित करता है। ऐसे Al एक धातु है और O ऑक्साइड को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसके बाद में इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो धातु ऑक्साइड होते हैं, दूसरे पार्ट के अंदर आपने पढ़ा था कि जो धातु ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं और जो अधातु ऑक्साइड होते हैं, अधात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा कि जो ये धातु ऑक्साइड यहाँ पर निर्मित होते हैं ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं, अर्थात इनकी प्रकृति क्या होती है? क्षारकों की भांति होती है, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। इस बात को याद रखिएगा। अब अगला जो अपने टॉपिक चलने वाला है वो चलने वाला है उभयधर्मी ऑक्साइड। देखिए अपवाद स्वरूप कुछ है, तो उभयधर्मी ऑक्साइड की यदि अपन परिभाषा की बात करें तो उभयधर्मी ऑक्साइड की परिभाषा क्या कहती है कि कुछ धातु ऑक्साइड अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकार की प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। अर्थात अपन ने ये जाना कि धातु ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, लेकिन कुछ धातु ऑक्साइड, सारे नहीं, कुछ धातु ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार की प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। ऐसे जो धातु ऑक्साइड हैं इनको उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। ऐसे धातु ऑक्साइडों को क्या कहा जाता है? उभयधर्मी ऑक्साइड। भाई सामान्यतः जो धातु ऑक्साइडों की प्रकृति है वो क्षारीय है, लेकिन कुछ धातु ऑक्साइड ऐसे हैं जो अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार की प्रकृति ही प्रदर्शित करते हैं, अर्थात वो अम्ल वाले गुण भी दिखाएंगे और क्षारक वाले गुण भी दिखाएंगे। तो ऐसे धातु ऑक्साइडों को क्या कहा जाता है? उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। इनके अगर उदाहरणों की बात करें तो उभयधर्मी ऑक्साइड में आपके पास में एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है और एक होता है जिंक ऑक्साइड। अर्थात ये दोनों जो ऑक्साइड हैं ये उभयधर्मी ऑक्साइड की श्रेणी में आते हैं। जो एल्यूमिनियम और जिंक ऑक्साइड ये दोनों ही उभयधर्मी ऑक्साइडों की श्रेणी में आते हैं, अर्थात ये अम्ल व क्षारक दोनों प्रकार की प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाकी आपका जो अगली क्लास रहेगी वो कल रहने वाली है। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।